वेलकम टू ए लेवल्स अगेन में इस्लामाबाद। आज की हमारी वीडियो है एग्जीक्यूटिव। ये क्रैश कोर्स वीडियो है। इसमें आपको ये जो एग्जीक्यूटिव का चैप्टर है ये आपका बनता है यूनिट 8। ठीक है, आपका जो सिलेबस है उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये यूनिट 8 बनेगा। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है, इसके अंदर ही यानी यूनिट 8 के अंदर ही आपको 3 डिफरेंट चैप्टर्स आएंगे। फर्स्ट चैप्टर का नेम है मीनिंग एंड डेफिनेशन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर जो इसमें आएगा वो आएगा क्लासेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, और जो लास्ट थर्ड चैप्टर आएगा वो आएगा फंक्शंस एंड पावर्स। ठीक है, अब इन 3 चैप्टर्स के ऊपर ही आपका यूनिट 3 जो है वो पूरा है, और ये पूरा का पूरा 3 चैप्टरों के ऊपर ही मैंने ये पीडीएफ बनाया। यानी कि ये अगर पूरा पीडीएफ आप समझ लेते हैं इस वीडियो में तो इसका मतलब है कि आपने बाकी के 3 चैप्टर्स भी साथ ही समझ लिए। ठीक है, तो वो अलग से भी सपोज आपको अलग से मीनिंग एंड डेफिनेशन आ जाए, अलग से फंक्शन एंड पावर्स पे आ जाए, तब भी आपने ये सेम ही आंसर उठा के लिखना है। ठीक है, सेम ही सीक्वेंस के साथ। अब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर आ जाता है मीनिंग एंड डेफिनेशन का। ठीक है, आपने हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन की, जिसमें आपने लिखना है द एग्जीक्यूटिव इज़ द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट that runs the country and carries out laws. It includes important officials such as the president, prime minister, ministers and civil servants. कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव बेसिकली एक ब्रांच है, एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जो कि कंट्री को चलाने का काम करती है, और जितने लॉज बनाए जाते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच में उन बने हुए लॉज पे अमल कराती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। फिर आपने बताना है कि इस एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में आपको प्रेसिडेंट मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर मिलेगा, तमाम मिनिस्टर्स, उसके अलावा सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आर्मी ऑफिसर्स हो जाएं, नेवी के ऑफिसर्स हो जाएं, एयरफोर्स हो जाए, और तमाम सीएसएस ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करें उनको हम सिविल सर्वेंट कहते हैं। द एग्जीक्यूटिव मेक्स डिसीजंस, इम्प्लीमेंट्स लॉज, मैनेजेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव का काम होता है, यानी कि इस ब्रांच का काम होता है ज़रूरी डिसीजन लेना मुल्क के लिए, बने हुए लॉज को लोगों पे इम्प्लीमेंट कराना। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लोगों पे ज़बरदस्ती लागू करवाना। इसकी एक आसान एग्जांपल देती हूँ कि लेजिस्लेटिव ब्रांच ने ट्रैफिक लॉज बनाए हैं कि कोई भी गाड़ी जो है वो रेड लाइट पे रुकेगी। ठीक है, रेड लाइट पे रुकेगी, तो अगर रेड लाइट पे गाड़ियाँ नहीं रुक रही तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच अपनी ट्रैफिक पुलिस से कहेगी कि जो लोग रेड लाइट पे नहीं रुकेंगे उन पे आप फ़ाइन करें, चालान लगाएं। तो इसी तरह से जो चालान लगाया जा रहा है, उन पे फ़ाइन लगवाया जा रहा है, उनको जेल हो रही है। इसी तरीके से ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच इम्प्लीमेंट कराता है, यानी कि ज़बरदस्ती लोगों पे लॉ अमल करवाने की कोशिश कराता है। ठीक है, क्योंकि लोग तो इस तरह लॉ पे अमल नहीं करेंगे जब तक कि कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा अमल करवाने के लिए। तो इसीलिए ये जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है इसका काम होता है बने हुए लॉज पे इम्प्लीमेंट करवाना, लोगों को अमल करवाना। मैनेजेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसका काम होता है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को मैनेज करना, ताकि कंट्री को अच्छे से वर्क करवाया जा सके। ज़ाहिर है अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच होगा तभी एक कंट्री अच्छे से स्मूथली वर्क करेगा। मीनिंग अब आपने इसका देना है, द एग्जीक्यूटिव मीन्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट दैट इन्फोर्सेस एंड इम्प्लीमेंट्स द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ बनाने का इदारा है, उन तमाम लॉज को एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है लोगों पे इम्प्लीमेंट करवाता है, लागू कराता है और इन्फोर्स करवाता है। इन्फोर्स का मतलब है अमल करवाना उस चीज़ पे। ठीक है, इट्स मेन जॉब इज़ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। एग्जीक्यूटिव ब्रांच का जो मेन काम है वो ये है कि कंट्री को एडमिनिस्टर करना। एडमिनिस्टर मीन्स कि कंट्री के तमाम मामलात हैंडल करना, कि कौन सा इदारा किस तरह काम कर रहा है, सही कर रहा है काम कि नहीं। तो ये सारे काम जो हैं इसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो यही काम एग्जीक्यूटिव ब्रांच करता है, और ये भी देखता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच कि गवर्नमेंट डेली किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है। ठीक है, फिर आता है डेफिनेशंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। डेफिनेशन मैंने यहाँ दी हुई है मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी की और ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की। आप इन दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं एग्जाम पेपर में। The executive is the part of government that manages laws, represents the state and appoints officials. मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी कहती है कि गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बेसिकली गवर्नमेंट की एक ब्रांच होती है, ठीक है,
जिसका काम होता है लॉज जो बन के आते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच से उनको मैनेज करती है, लोगों पे लागू कराती है, स्टेट का नाम दूसरे मुल्कों में जो है ये फैलाती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। इसके आसान एग्जांपल देती हूँ कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच में प्राइम मिनिस्टर बैठा हो, जैसे कि हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह शहबाज शरीफ, ठीक है। तो शहबाज शरीफ क्या करेंगे, दूसरे मुल्क में विजिट्स करेंगे एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे इन्होंने अच्छे काम भी किए। दूसरा क्या करते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जो ये बैठे होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स और जितने भी हेड्स हैं, वो अपना नाम दूसरे मुल्कों में रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। उसके अलावा अपॉइंट्स ऑफिशियल्स और डिफरेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट करवाते हैं। ब्लैकस्टर डिक्शनरी कहती है जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो गवर्नमेंट की एक ब्रांच है जो रिस्पॉन्सिबल है कि तमाम लॉज को लोगों पे लागू करवाती है और तमाम गवर्नमेंट के डिसीजंस जो हैं वो लेती है। तो इस तरह के काम ये करती है। अब हम देखते हैं कि इस एग्जीक्यूटिव ब्रांच की जो है कितनी टाइप्स हैं। तो आपने बताना है डिफरेंट कंट्रीज़ यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डिपेंडिंग ऑन देयर पॉलिटिकल सिस्टम, कि हर कंट्री में जिस तरह का उनका पॉलिटिकल सिस्टम बनाया गया है उसी के हिसाब से उन मुल्कों की अपनी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स हैं। इसके एग्जांपल्स अब देखते हैं, यानी कि टाइप्स अब देखते हैं। हमने स्टार्टिंग पे सिर्फ इतना कहा कि डिफरेंट कंट्रीज़ के पास एग्जीक्यूटिव जो है डिफरेंट होती है उनके पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद सबसे पहले टाइप आपने देनी है वो है सिंगल एग्जीक्यूटिव की। इसमें क्या होता है, इन सिंगल एग्जीक्यूटिव सिस्टम वन पर्सन होल्ड्स द मेन एग्जीक्यूटिव पावर। इसके एग्जांपल हम देंगे अमेरिका की। अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके पास आपको ज़्यादा पावर्स दिखेंगी। ये तभी पॉसिबल है जब उस मुल्क में सिंगल एग्जीक्यूटिव सिस्टम हो, ठीक है। तो हमने बताना है इन सिंगल एग्जीक्यूटिव सिस्टम वन पर्सन होल्ड्स द मेन एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी कि एक ही पर्सन के पास सबसे ज़्यादा मेन एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। इसकी आसान एग्जांपल आप दे सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट इन दी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अगर आपको किसी कंट्री का नाम मेंशन करना पड़ जाए तो इसमें अमेरिका यानी कि यूएस का दे सकते हैं जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं इस सिंगल एग्जीक्यूटिव की, आपने बताना है। जो प्रेसिडेंट है वो मेन लीडर होता है ऐसे मुल्क का। मिनिस्टर जो हैं जो इस प्रेसिडेंट के साथ बैठे होते हैं वो इस प्रेसिडेंट को हेल्प करते हैं, एडवाइस करने का काम करते हैं। और जो प्रेसिडेंट है वही जो है मेन हेड है तो वही फाइनल डिसीजंस दे रहा होता है। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस इसके ये होते हैं कि जब प्रेसिडेंट अकेले के पास जब सारी पावर्स हो ना तो फिर डिसीजन जल्दी ले लिया जाता है और जो लीडरशिप है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा एक ही बंदे के पास होते तो सब फिर उसी को ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं प्रेसिडेंट को। अब हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं कि नेगेटिविटी क्या है। टू मच पावर में बी कंसनट्रेटेड इन वन पर्सन। इसकी नेगेटिव चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा पावर्स कंसनट्रेटेड करके एक ही पर्सन को दे दी गई है। कंसनट्रेटेड अगर वर्ड मुश्किल लग रहा है आप ये भी लिख सकते हैं कि टू मच पावर इज़ गिवन टू वन पर्सन, ठीक है। तो इतनी भी नेगेटिव पॉइंट काफ़ी है, ज़्यादा ना लिख दीजिएगा, पता चले कोई टीचर आपका ऑफेंड हो गया कि इसने बहुत नेगेटिव पॉइंट्स लिख दिए हैं, ठीक है। इसलिए एक लाइन काफ़ी होती है नेगेटिव पॉइंट बताने के लिए। फिर आता है प्लूरल एग्जीक्यूटिव। प्लूरल मींस कि जिसमें ज़्यादा लोगों के पास बराबर की पावर्स तकसीम की गई हैं। देखें सिंगल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि एक ही बंदे के पास मेन पावर्स चली जाती हैं, एग्जीक्यूटिव वाली सारी पावर्स मेजॉरिटी उसी के पास होती हैं, एक ही पर्सन के पास, ठीक है। लेकिन प्लूरल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि पावर्स जो हैं ग्रुप के लोगों के साथ बराबर की बांटी जाती हैं ताकि एक बंदे के पास सारी ताकतें ना हों। इसमें क्या होगा कि जो प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव पावर्स इज़ शेयर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। जब मैं किसी चीज़ को सर्कल किया करूँ इट मीन्स कि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है जो याद रखनी चाहिए कि इसमें क्या होता है कि पावर्स बराबर की क्या होती हैं, शेयर हो जाती हैं। तो एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं फेडरल काउंसिल ऑफ द स्विट्ज़रलैंड, कि स्विट्ज़रलैंड में क्या होता है कि 7 मेंबर्स बनते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर एज अ हेड। एक तो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर टाइप बंदा तो होता ही है, लेकिन बाकी के जो बंदे बनते हैं उनके पास भी उतनी ही पावर्स होती हैं जितनी कि उनके मेन हेड के पास होती हैं। ये सिस्टम आपको स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। इसकी करैक्टरिस्टिक्स अब आपने बतानी है, खूबियाँ, पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट्स भी, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी खूबियाँ देखते हैं। डिसीजंस आर टेकन जॉइंटली बाय द सेवरल मेंबर्स। इसमें क्या होता है कि डिसीजन एक बंदे ने नहीं लेना होता, ज़ाहिर पावर जब बराबर की डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है तो जिन जिन के पास भी पावर्स हैं उन सब ने मिल के ही डिसीजन लेना है। उसके बाद आता है द प्रेसिडेंसी रोटेट्स अमंग मेंबर्स। कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं, जो पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की, वो बाकायदा मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। रोटेट्स का मतलब है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। नो सिंगल पर्सन हैज़ कंप्लीट कंट्रोल, कि एक बंदे के पास सारा कंट्रोल नहीं होता। इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट देखें। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि पावर जो है बराबर की तकसीम होती है और डिसीजन भी बड़ा अच्छा लिया जाता है क्योंकि
सारे लोग मिल के डिसीजन लेते हैं। लेकिन नेगेटिव चीज़ इसमें क्या है कि जो डिसीजन है वो डिसीजन लेने में बड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर 7-8 बंदे मेंबर्स हैं और 7-8 बंदों को सेम ही पावर दिए हैं, तो एक मेंबर बाजू का नहीं मानेगा, दूसरा कहेगा मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मौजूद कहीं गया हूँ, तो इस तरह से डिसीजन लेने में बड़ा टाइम लग जाता है ऐसे मुल्क में जहाँ पे पावर्स बराबर की तकसीम हो। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइडेड। नेगेटिव पॉइंट ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर की डिवाइड होती है सब में, तो उसमें से क्या होगा कि एक बंदे को अगर पावर दी गई है, वो अगर काम नहीं करेगा तो दूसरा बंदा तो जिम्मेदार नहीं है, उसने अपने हिस्से का काम खुद करना है। तो ये एक चीज़ है जो नेगेटिव है, हमें इन जगहों पे देखनी पड़ती है। बस इतने पॉइंट्स काफ़ी है नेगेटिव। फिर आता है रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव बंदा जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनका क्या रोल अदा होता है। सबसे पहला रोल इनका अदा होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। उससे पहले एक लाइन लिखी है, द एग्जीक्यूटिव इंश्योर्स दैट द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर आर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के हेड का ये काम होता है कि जितने भी लॉज बनाए जा रहे हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच के ज़रिए, वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो, यानी कि प्रॉपर्ली वो मुल्क पे लागू हो, लोग उन लॉज पे अमल करें जो लेजिस्लेटिव ब्रांच ने बनाए हैं। अब सबसे पहला इसमें हेडिंग आपने देनी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री की, कि इन एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का काम होता है कि मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन का काम करे, यानी कि मुल्क को चलाने का काम करे। चलाने को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं उर्दू में। इट मैनेजेस द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सच एज हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, पुलिस एंड फाइनेंस। यानी कि हेल्थ के ऊपर ये वर्क करती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स बना के देती है गवर्नमेंट, तालीमी इदारे बना के देती है गवर्नमेंट। बहुत से आपने गवर्नमेंट की एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस देखे होंगे। डिफेंस यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तमाम जो डिफेंस के सिस्टम है वो भी यही संभालती है डिपार्टमेंट। उसके अलावा पुलिस भी यही संभालती है। फाइनेंस यानी कि टैक्स लगाना हम लोगों पे, ये सारे काम भी यही इदारा कर रहा होता है। तो इस तरह की बात, यानी कि फाइनेंस के अंदर टैक्स और सारे पैसे के मामला आ जाते हैं। डिसीजन मेकिंग में हमने बताना है कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का काम होता है ज़रूरी डिसीजंस लेना, जैसे कि पॉलिसीज़ बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन करना कि मुल्क को कैसे चलाया जाएगा, इसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, तो उसी के डिसीजंस ये ले रहा होता है। फिर आता है रोल ऑफ द सिविल सर्वेंट। जो सिविल ऑफिसर्स रखे जाते हैं वो भी ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़ निभा रहे होते हैं, जैसे कि पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं और गवर्नमेंट के डेली मामला देख रहे होते हैं। दैट्स इट। फिर आगे आता है क्लासेस एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये हमारा दूसरा चैप्टर है इसी एग्जीक्यूटिव के यूनिट का। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग हमने देनी है एग्जीक्यूटिव हेड की। द एग्जीक्यूटिव हेड इज़ द मेन लीडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच सच एज द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर। जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो बेसिकली मेन लीडर होता है इस एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का, यानी कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच में और भी बंदे बैठे होते हैं जो इस मेन लीडर को हेल्प करते हैं, एडवाइस वगैरह करते हैं, ठीक है। लेकिन अब एग्जीक्यूटिव हेड्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, प्रेसिडेंट्स भी होते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मेन हेड है, लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट होता ही नहीं है, वहाँ पे प्रेसिडेंट ही मेन हेड होता है, मेन एग्जीक्यूटिव ब्रांच का लीडर होता है। पाकिस्तान में लीडर है प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही अमेरिका में प्रेसिडेंट। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड। अब एग्जीक्यूटिव हेड की हमने थोड़ी सी शॉर्ट हिस्ट्री दे देनी है। इन अर्ली टाइम किंग्स एंड द रिलीजियस लीडर्स हेल्थ एग्जीक्यूटिव पावर्स। पुराने दौर में जो किंग्स हुआ करते थे और जो रिलीजियस लीडर्स होते थे, यानी कि जो जैसे इस्लाम की एग्जांपल दे दूँ कि इस्लाम में जो लीडर्स होते हैं हमारे, वैसे ही उन लोगों की जो क्रिश्चियंस के अंदर जो लीडर्स होते थे, यहूदियों के अंदर जो लीडर्स होते थे जो इस्लाम को फॉलो करते थे, इस्लाम के ऊपर अमल करते थे, उन्हीं बंदों को एग्जीक्यूटिव बना दिया जाता था जो इस्लाम को फॉलो करते थे वहाँ पे, या जो यहूदी थे या ये जो क्रिश्चियंस थे जो इस्लाम पूरा मतलब अपने मज़हब को जो फॉलो करते थे। जैसे कि हमारे यहाँ के हो गए मौलवी, बिल्कुल वैसे ही वहाँ के इलाके के जो हेड है जो अपने रिलीजन के साथ बड़ा कनेक्टेड है, उसको या तो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का हेड बना देते थे या किंग्स को बना देते थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, कौंसल्स बनाए गई, ठीक है। कौंसल्स मीन्स के डिपार्टमेंट्स बना दिए गए गवर्नमेंट के, जहाँ पे बाकायदा एडवाइज रूलर्स को बिठाया गया। एडवाइज रूलर्स मीन्स कि जो इन किंग्स को, इन लोगों को हेल्प करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, जहाँ पे इसी तरह के एग्जीक्यूटिव बंदों को बिठाना शुरू कर दिया। फिर मॉडर्न दौर को देखा जाए तो अब बाकायदा इलेक्ट होके, यानी कि वोट दे के प्रेसिडेंट्स और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स को चुना जाता है, ठीक है। यानी कि आप दौर देखें कितना बदल गया। पुराने वक्त में किंग्स एंड रिलीजियस लीडर्स को एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में रखा जाता था, उन्हीं को ही पावर्स दी जाती थी सारी। बाद में एक डिपार्टमेंट बना कौंसिल के नेम से, जहाँ पे एडवाइस रूलर्स को बिठाया जाता था जो इनको एडवाइस दिया करते थे। बाद में आजकल को अगर हम देखें तो आजकल सारे बंदे
जो है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में इलेक्ट होके आते हैं, यानी कि आम पब्लिक इनको वोट दे के बिठाते हैं इन गवर्नमेंट के इदारों में। फिर आगे आता है मेथड्स ऑफ चूजिंग द एग्जीक्यूटिव हेड। अब मेथड्स क्या है इनको सेलेक्ट करने का? सबसे पहला मेथड आपने देना है हेरिडिटरी मेथड। पुराने दौर में क्या होता था कि जो लीडरशिप है पासिस थ्रू फैमिली इनहेरिटेंस की, अगर फादर अगर हेड है ना एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का, तो उसका बेटा फिर अपने आप बन जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हेरिडिटरी मेथड, यानी कि विरासत में मिलना। ये सिस्टम आपको ज़्यादा यूके में मिलेगा, यानी कि मोनार्चीज़ में मिलेगा। अभी भी यूके में यही होता है कि अगर मदर फौत हो जाए तो उसका जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही किंग बनता है। फिर उसके अलावा अगर सबसे बड़ी बेटी है, बेटा नहीं है, तो वो बेटी बन जाएगी क्वीन, ठीक है। तो यूके में जो मोनार्ची सिस्टम है वहाँ पे ये सिस्टम आपको ज़्यादा मिलेगा, इसको हम हेरिडिटरी मेथड कहते हैं। अब आता है डायरेक्ट इलेक्शन का। अब तो क्या होता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव लीडर्स हैं उनको हम डायरेक्ट वोट दे के इलेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है कि डायरेक्ट इंसान उनको वोट नहीं देते, बल्कि क्या होता है कि जो डायरेक्ट इंसान है वो अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं। फिर वो रिप्रेजेंटेटिव किसी इदारे में बैठता है, फिर उस इदारे में बैठ के वो बंदा जिसको हमने वोट दे के बिठाया वो बंदा फिर किसी और बंदे को चुनता है, वोट देता है। फिर उस बंदे को आगे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनाया जाता है। मैं इसके आसान एग्जाम्पल दोबारा बता देती हूँ कि एक इदारा है इस तरह से, ठीक है। उसमें मिसाल हमने बहुत से बंदों को वोट दे के बिठा दिया। अब उन्हीं बंदों में से 3 बंदे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो ये 3 बंदे खड़े हो गए इस तरह से। तो यही जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को हमने वोट दे के बिठाया है, वो सारे मिल के इनको वोट देंगे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना। तो जिसमें से जिसके सबसे ज़्यादा वोट आएंगे इन लोगों की मदद से उसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। लेकिन ये जो इदारे में बैठे होते हैं ये आम पब्लिक या आम सिटीजन्स के लोग नहीं होते, ये खुद भी गवर्नमेंट के ही बंदे होते हैं जो अपने ही बंदों को वोट दे के बिठाते हैं। तो इसलिए ये डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा, यानी कि सिटीजन्स डायरेक्ट अपने प्रेसिडेंट को नहीं चुनेंगे, आगे के बंदे चुनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट को चुनना जो यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद हो, ठीक है, अमेरिका की बात कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। फिर आ जाता है हमारा इलेक्शंस बाय द लेजिस्लेचर। इलेक्शन बाय द लेजिस्लेचर का मतलब है कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट इनको सेलेक्ट करता है। ये वही डिपार्टमेंट जिसकी मैंने बात की थी कि हम जिस बंदे को वोट दे के बिठाते हैं वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में बैठता है, और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से ही 3 बंदे खड़े होते हैं या 4 बंदे खड़े होते हैं, उनमें से किसी एक को जिसको ज़्यादा वोट इस लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से मिलेंगे उसी को आगे प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, ठीक है। तो इलेक्शन में भी आप बता सकते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट चुना जाता है पाकिस्तान में, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है पाकिस्तान में। तो इस तरह के एग्जांपल आप दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी इसी तरह से सिलेक्शन होती है। टेन्योर ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड। टेन्योर मीन्स कि कितने वक्त के लिए ये जो हेड्स हैं ये अपने डिपार्टमेंट में बैठे रहते हैं। तो आपने बताना है टेन्योर मीन्स द टाइम पीरियड द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स इन ऑफिस। टेन्योर का तो पहले आपने मतलब बताना है कि एक टाइम पीरियड जिसमें एग्जीक्यूटिव्स अपने ऑफिस में रहते हैं। कुछ मुल्कों में ये 2 से 7 साल के लिए रहते हैं, ठीक है। कुछ तो इससे ज़्यादा अरसे के लिए भी रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, कुछ बड़े कम टाइम के लिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पावर्स को मिसयूज़ किया होता है, तो इसी वजह से उनको निकाल दिया जाता है। पावर्स को मिसयूज़ का मतलब होता है कि अपने पावर्स का उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया है, तो उस वक्त उन प्रेसिडेंट्स को निकाल दिया जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द US प्रेसिडेंट सर्व 4 years एंड कैन सर्व 2 years। कहते हैं कि जो US का प्रेसिडेंट है वो 4 साल के लिए भी रह सकता है और 2 साल के लिए भी रह सकती है, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव हेड यानी कि ये जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर, इनको रिमूव भी किया जाएगा अगर इन्होंने कुछ गलत काम किया है, तो उनकी इम्पीचमेंट हो जाती है। इम्पीचमेंट का मतलब है रिमूवल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट, वही डिपार्टमेंट जिन्होंने इसको रखा था वही डिपार्टमेंट इनको निकाल भी सकती है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होता है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज़ अ ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स, यानी कि एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे एक डिपार्टमेंट को ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं, जहाँ पे तमाम एग्जीक्यूटिव हेड के साथ जितने बंदे हैं ना जो मिनिस्टर्स बैठे होते हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में बैठे होते हैं, ठीक है। इसलिए बैठे होते हैं वहाँ पे ताकि एग्जीक्यूटिव हेड को एडवाइस दे सकें। तो आपने बताना है हिस्टोरिकली किंग्स हैड द एडवाइजरी काउंसिल, टुडे काउंसिल्स हेल्प गाइड इंपॉर्टेंट डिसीजंस। पुराने दौर में ये काउंसिल्स जो बनाई जाती थी किंग को एडवाइस करने के लिए बनाई जाती थी, यानी कि इसमें से बंदे बैठे होते थे जो किंग को एडवाइस करते थे कि अपने मुल्क को कैसे चलाना है। लेकिन आजकल के दौर को देखा जाए तो यही जो डिपार्टमेंट है काउंसिल्स का वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए यूज़ किया जाता है। अब एग्जांपल आप देख सकते हैं लीडरशिप काउंसिल्स इन ईरान ईरान में भी आपको इस तरह की एक लीडरशिप काउंसिल्स मिलेगी जहाँ पे एडवाइजर्स बैठे होते हैं। फिर आता है हमारे पास मिनिस्टर्स और हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट। जितने मिनिस्टर्स होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सच एज दी हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एंड डिफेंस।
कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं डिफरेंट कामों को हैंडल करने के लिए, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या डिपार्टमेंट है जहाँ भी ये मिनिस्टर्स या जो भी एडवाइजर्स बैठे होते हैं, अब हर मिनिस्टर का अपना अपना काम है। एक मिनिस्टर जो है हेल्थ का जिम्मेदारी लेगा, एक मिनिस्टर एजुकेशन की जिम्मेदारी लेगा, एक फाइनेंस की, एक डिफेंस की। तो ऐसे हर बंदे का अपना काम है, यानी कि हेल्थ सही से हो रही है लोगों की कि नहीं, अस्पताल सही से बन रहे हैं कि नहीं, तालीम अच्छे से मिल रही है कि नहीं, तो इस तरह के तमाम मामला हैंडल करते हैं। फिर आता है रोल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इन मिनिस्टर्स का क्या रोल है? इन मिनिस्टर्स का ये रोल है कि ये डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं अपने डिपार्टमेंट के मुताबिक, यानी कि जितनी पावर्स इन मिनिस्टर्स के पास होती है, जो इनकी जिम्मेदारी होती है, उसी के हिसाब से ही ये पॉलिसीज़ वगैरह बना सकते हैं। फिर आता है मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि अपने जो इनको ताकत मिली होती है उसी के अंदर ही रह गई है, तमाम मामलात मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी कर रहे होते हैं। फिर आता है वर्क विद अदर मिनिस्टर्स एज अ टीम, और ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं दूसरे मिनिस्टर्स के साथ मिल के एक टीम बना के वर्क कर रहे होते हैं। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिन मुल्कों में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आपको मिलेगी उन मुल्कों में तमाम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच को, यानी कि लेजिस्लेटिव ब्रांच इन मिनिस्टर्स से पूछेगी कि आपने कोई एक्शन लिया है तो क्यों लिया है, आपने कोई लॉ बनाया, कोई गवर्नमेंट एक्शन अगर किया था तो क्यों किया था, ये लेजिस्लेटिव ब्रांच पूछेगी। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय एंड रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। कह रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ही अपने मिनिस्टर से पूछ सकता है कि आपने ये एक्शन लिया तो क्यों लिया। लेकिन अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखें तो वहाँ पे दूसरी ब्रांच पूछ रही होती है, यानी कि लेजिस्लेटिव ब्रांच एक दूसरी ब्रांच है, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ लिंक्ड नहीं होती। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी कि मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में बैठे होते हैं और लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है इनका आपस में कनेक्शन होता है। लेकिन प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जितने भी मिनिस्टर हैं जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के होते हैं वो अपने ही हेड यानी कि प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड है उसी को ही सारा कुछ बता रहे होते हैं। तो इसलिए इन दोनों में ये फ़र्क है। फिर आता है सिविल सर्विस। Civil servants are the professional government employees who carry out policies made by the political leaders. जो political leader जो भी policies बनाते हैं उन पे अमल कराने का काम ये civil servants करते हैं, क्योंकि काफ़ी professional होते हैं अपने work को perform करने में, ये काफ़ी professional होते हैं। Then we have the role of the civil servant. इसमें हमने बताना है कि जो सिविल सर्वेंट हैं वो मैनेज डेली गवर्नमेंट वर्क, यानी कि गवर्नमेंट के जितने वर्क हैं वो डेली मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। लॉज जो बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट यानी कि लोगों पे लागू करवाते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ ये बना रहे होते हैं। वर्क परमानेंटली इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज, और जब एक दफ़ा इनकी सिलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट में तो ये परमानेंट जो है रह सकते हैं गवर्नमेंट के इदारों में। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ द सिविल सर्विस। In the past, leaders often replaced civil servants with their supporters called the spoil system. पुराने वक्त में क्या होता था कि जो लीडर्स हैं वो सिविल सर्वेंट्स की जगह स्पॉयल सिस्टम एक बनाया हुआ था कि वो अपनी मर्ज़ी के बंदों को रख देते थे। लेकिन आजकल के दौर में क्या हुआ है कि सिविल सर्वेंट्स बाकायदा सिलेक्ट हो के आते हैं मेरिट की बेस पे और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग। यानी कि पुराने वक्त में क्या होता था कि किसी को भी जो है बना लेते थे सिविल सर्वेंट, जो भी सपोर्ट देता था इस लीडर को। लेकिन अब ऐसे नहीं होता। अब ये होता है कि बाकायदा मेरिट में और कंपटीशन एग्ज़ाम देने के बाद इनकी सिलेक्शन होती है। जैसे कि CSS में बाकायदा एक कंप्यूटर एग्ज़ाम होता है, उसी के बाद ही इनकी सिलेक्शन होती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास फंक्शंस एंड द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इसी यूनिट का। इसमें सबसे पहली हेडिंग आएगी वो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की, कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में सबसे पहले आती है पब्लिक पॉलिसी, यानी कि ये पूरे मुल्क के लिए पब्लिक पॉलिसीज़ बनाने का काम करते हैं, यानी कि मुल्क को कैसे चलाया जाएगा उसकी प्लानिंग वगैरह ये करते हैं। फिर आता है लॉ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि लॉज़ को इम्प्लीमेंट कराने का काम करती है। जैसे कि जो लॉज़ बनाती है, पास करती है लेजिस्लेटिव ब्रांच, उसी लॉज़ को ये इम्प्लीमेंट कराती है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स, जितने भी ऑफिसर्स हैं जो गवर्नमेंट की पोजीशंस पे पोस्ट पे बिठाने होते हैं उनकी सिलेक्शन भी यही डिपार्टमेंट करता है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। फॉरेन अफेयर्स का मतलब यह है दूसरे मुल्कों के साथ, दूसरे कंट्रीज़ के साथ सलाम दुआ करना, कांटेक्ट रखना, तो इस चीज़ को कहते हैं फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। यानी कि कोई दूसरे मुल्क में मसला लगा हुआ है उसके साथ पार्टिसिपेशन करना, तो ये सारा कुछ फॉरेन अफेयर्स में आता है। तो जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ना वो मैनेज करती है तमाम रिलेशन दूसरे कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि कोई ट्रीटी पे साइन करना। ट्रीटी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं या एग्रीमेंट को। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे इसको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कहने की बजाय ट्रीटीज़ क्यों कहा जाता है, यानी कि जब दो कंट्रीज़ के बीच
दो कंट्रीज़ के बीच जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट नहीं कहेंगे बल्कि ट्रीटीज़ कहेंगे। अगर दो मुल्कों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सिर्फ दो मुल्कों के बीच, तो वो होगा ट्रीटी। लेकिन अगर एक से ज़्यादा मुल्क के बीच कॉन्ट्रैक्ट्स होते रहे हैं बहुत सारे, तो वो फिर ट्रीटीज़ हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। उसके अलावा सेंड्स एम्बेसडर्स अब्रॉड, और पाकिस्तान के जो पर्सन है जो CSS कर लेते हैं, उनमें से किसी को बाहर भेज देते हैं एज अ एम्बेसडर कि दूसरे मुल्क में जाके जो है काम करें, रिप्रेजेंट्स द कंट्री इंटरनेशनल। और जो एम्बेसडर्स हैं वो दूसरे मुल्क में जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कराते हैं। फिर आता है डिफेंस एंड मिलिट्री। एग्जीक्यूटिव ब्रांच डिफेंस एंड मिलिट्री को पूरा कंट्रोल करती है, यानी कि नेशनल डिफेंस का काम करती है। जैसे कि अगर पूरे मुल्क में सिक्योरिटी देनी है तो हर जगह पे ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच आर्मी के बंदों को भेज देगी, पुलिस के बंदों को भेज देगी, ठीक है, यानी कि मिलिट्री को भेज देगी। और यही जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है ना, वो कमांडर इन चीफ़ का रोल भी अदा कर रहा होता है आर्म फोर्स के अंदर, यानी कि आर्मी के अंदर ये कमांडर इन चीफ़ का रोल अदा करता है। कमांडर इन चीफ़ वो हेड होता है जो आर्मी को कमांड देता है कि यहाँ पे जाके बंदे भेज दो, यहाँ पे जाके जंग हो रही है तो उस तरह कर लो, ठीक है। अपॉइंट्स सीनियर्स मिलिट्री ऑफिसर, कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑफिसर जो है ना, जो आर्मी में से सबसे सीनियर बंदा होता है, उसको ये अपॉइंट कराते हैं। उसके अलावा वॉर और पीस से रिलेटेड तमाम डिसीजंस यही ले रहे होते हैं एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के हेड, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, उसी के पास ये सारी पावर है कि वो जंग करवा सकता है, इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स अब इनकी कौन सी हैं, यानी कि लॉ बनाने वाली कौन सी पावर्स एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के पास है, वो अब हम जानेंगे। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के पास भी लॉज को बनाने की पावर्स होती हैं। कौन सी होती है? नंबर 1 आप हेडिंग देंगे, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो कैबिनेट है, यानी कि एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव बैठे होते हैं सारे, ठीक है, उस डिपार्टमेंट को हम कैबिनेट कहते हैं। तो जो कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली लेजिस्लेटिव ब्रांच के ही मेंबर्स होते हैं। और आप सब भी जानते हैं कि लेजिस्लेटिव ब्रांच लॉ बनाने वाला इदारा है, तो उसी के बंदे कैबिनेट में, यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की ब्रांच में बैठे होते हैं। मोस्ट बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। बिल्स जो हैं लॉस को कहते हैं। अब आप सोच रहे हैं इनको बिल्स क्यों कहा जाता है? देखें, जब तक कि उन बिल्स पे प्रेसिडेंट का साइन नहीं होता तब तक वो लॉ नहीं कहलाया जाएगा। जब उस बिल पे साइन हो जाएगा प्रेसिडेंट का, तब ही वो बिल लॉ बन जाएगा। तो डिफरेंट बिल्स जो कि लॉ बने नहीं अभी तक, वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराती है, यानी कि कैबिनेट की ब्रांच में भी बहुत से लॉज बन रहे होते हैं। एग्जीक्यूटिव में इशू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव का जो हेड है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बना सकता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, मैं पहले हम इसको जानते हैं। लेजिस्लेशन आप सब जानते हैं लॉ बनाने का इदारा है। डेलीगेटेड का मतलब है लॉ की पावर्स देना, ठीक है। पावर्स देने को हम डेलीगेशन कहते हैं, लेजिस्लेशन क्या है? लॉ। तो यहाँ पे पावर्स कौन सी दी जा रही हैं? लॉ बनाने की पावर डेलीगेट की जा रही हैं कैबिनेट मेंबर्स को कि वो अपने मामलात को चलाने के लिए लॉज बना सकते हैं। ज़ाहिर है जब वो लॉज बनाएंगे पार्लियामेंट में वो जाएंगे, पार्लियामेंट चेक करेगा। पार्लियामेंट की दोनों ब्रांचेज, जैसे कि ऊपर वाली ब्रांच सेनेट होती है, लोअर ब्रांच पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली, दूसरे की 2 ब्रांचेज है पार्लियामेंट में जो कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उन दोनों ब्रांचेज में कैबिनेट के तमाम लॉज चेक होते हैं, फिर आगे जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, वहाँ पे जाके साइन होते हैं। ये तो चलो लंबी तफसील है, बट यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर वर्क कर सकती है, यानी कि उसको लेजिस्लेटिव ब्रांच अलाउ करती है कैबिनेट्स को कि वो भी अपने पास थोड़ी बहुत लेजिस्लेटिव पावर्स रखें ताकि लॉज बना सकें। फिर आता है इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंट में सजेस्ट न्यू लॉ। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जिसमें सिर्फ प्रेसिडेंट ही हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो न्यू लॉज बनाने की सजेशन दे रहा होता है। उसके अलावा स्पेशल सेशन कॉल कराता है। अब आप सोच रहे होंगे कॉल करने का मतलब क्या? जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, जैसे कि पार्लियामेंट, USA के अंदर पार्लियामेंट की ब्रांच का नाम कुछ और होता है। USA में जो पार्लियामेंट है ना, उसका नाम होता है कांग्रेस। हर मुल्क में डिफरेंट, जैसे कि UK के अंदर लेजिस्लेटिव ब्रांच का नाम है पार्लियामेंट, पाकिस्तान में जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है उसका नाम भी पार्लियामेंट है। USA यानी कि अमेरिका के अंदर जो पार्लियामेंट है उसका नाम है कांग्रेस। वैसे ही कांग्रेस में भी 2 हाउसेज हैं, एक अपर एक लोअर। वैसे पाकिस्तान में भी 2 हाउसेज हैं, सेनेट है, नेशनल असेंबली। वैसे ही UK में भी इसी तरह से हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात ये हो रही है कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, जैसे कि जो कांग्रेस है, जो
पार्लियामेंट की तरह, जैसे कि यूएसए में कांग्रेस का डिपार्टमेंट है, उसको प्रेसिडेंट कह सकता है कि मेरे साथ तुम मीटिंग करो, यानी कि लेजिस्लेटिव ब्रांच का जो एक कांग्रेस डिपार्टमेंट उनसे कहता है कि मीटिंग करो, मीटिंग करके फिर प्रेसिडेंट उनसे लॉ बनाने का मशवरा दे सकता है। उसके अलावा जितने भी बिल्स आते हैं, यानी कि जितने भी लॉज बनाए जाते हैं उस लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में, उनको अप्रूव भी कर सकता है प्रेसिडेंट। उसके अलावा उन बिल्स को वीटो भी कर सकता है। वीटो का मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है। अब आता है फाइनेंशियल पावर्स। अब इन एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स के पास कौन सी फाइनेंशियल पावर्स होती हैं? सबसे पहले आपने बताना है बजट प्रिपरेशन की, कि एनुअल नेशनल बजट, यानी कि पूरा साल हमारे मुल्क में कितना टैक्स जो है कलेक्ट हुआ और कितना पैसा हमारे पास है कि हम मुल्क में नई रोड्स बना सकें, नए डिपार्टमेंट्स बना सकें। इसको कहते हैं एनुअल नेशनल बजट। कि इस एनुअल नेशनल बजट में सारा बजट कलेक्ट होता है, फिर देखा जाता है कि कितना पैसे जो है कलेक्ट हुए हैं टैक्स के ज़रिए। प्रोपोजेस टैक्सेस एंड स्पेंडिंग प्लानिंग, टैक्स कितना लगाना चाहिए लोगों पे, ये सारा डिसाइड करती है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। और कहाँ पे टैक्स नहीं लगना चाहिए ये भी डिसाइड करेगी। कितना पैसा जो है टैक्स के ज़रिए, जो टैक्स में कलेक्शन हुई है इनके पास, उस कलेक्शन से जो पैसा जमा हुआ है उससे मुल्क के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या सड़कें बननी चाहिए, क्या उन पर क्या क्या तरक्कियाँ आनी चाहिए, तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यानी कि जो हम जैसे आम लोग जो टैक्स देते हैं, इनको ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास वो टैक्स जाता है, तो वो टैक्स जमा करके गवर्नमेंट कोई ना कोई काम करती है हमारे लिए, कोई रोड बना देती है, कोई अच्छी सी चीज़ डेवलप कर देती है हमारे लिए। प्रेजेंट्स दी बजट्स टू द लेजिस्लेटिव फॉर अप्रूवल, और जो भी बजट का प्लान बनाती है ना कि हमारे पास इतना जमा हो गया पैसे टैक्स से और हम लोग ये काम करने लगे हैं उस बजट से मुल्क के लिए, तो उस डिसीजन को लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। फिर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट अगर अप्रूवल दे तब ही उस एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की उस प्लानिंग के ऊपर अमल किया जाएगा। कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर्स मीन्स कि जितना पैसा होता है उस पर कंट्रोल रखने का काम भी एग्जीक्यूटिव का होता है। यानी कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास ये अथॉरिटी होती है, ये पावर होती है कि गवर्नमेंट जो है वो कितना पैसा लगा सकती है, कितने पैसे गवर्नमेंट के पास हैं। तो इस तरह से फिर आता है जुडिशल पावर। जुडिशल पावर्स का मतलब है जज वाली या कोर्ट्स वाली कौन सी पावर एग्जीक्यूटिव्स के पास है। अब हम वो लिखेंगे तो हमने बताना है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, यानी कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट हो गए या हाई कोर्ट हो गए, इनकी जितने भी जजेस बैठते हैं वहाँ पे उनको बाकायदा अपॉइंटमेंट मिलती है प्रेसिडेंट के थ्रू। यानी कि जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का वो अपॉइंट करता है इन हायर कोर्ट के जजेस को, ठीक है। फिर आता है पावर्स ऑफ परडॉन। परडॉन को कहते हैं किसी को माफ़ करना, ठीक है, किसी को माफ़ करना। तो एग्जीक्यूटिव कैन ग्रांट मर्सी, रिप्रीव्स और रिड्यूस पनिशमेंट इन सर्टेन केसेस। रिप्रीव्स हटा दें, आप सिंपली लिख दें कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो मर्सी रहम करती है किसी मुजरिम पे और उसकी पनिशमेंट रिड्यूस करवा सकती है। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का जो हेड है जैसे कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, इनके पास ये पावर होती है कि किसी भी मुजरिम के गुनाह को माफ़ कर दे। लेकिन इसमें मैंने एक वायरल केस देखा था, एक बंदे ने किसी की फैमिली के बंदे को कत्ल कर दिया था और उस बंदे ने ये सोचा कि मैंने तो कत्ल कर दिया तो मुझे प्रेसिडेंट माफ़ करेगा या प्राइम मिनिस्टर माफ़ कर देगा, क्योंकि पावर ऑफ परडॉन होती है इनके पास। लेकिन उस बंदे ने एक बेवकूफ़ी की। अगर हम इस्लामिक लॉ को देखें तो इस्लामिक लॉ में किसास का एक चैप्टर है जो आपको आएगा आगे कहीं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में। तो किसास का जो चैप्टर है वो हमें ये सिखाता है कि अगर किसी ने आपके हाथ काटा है तो आप भी उसका वही हाथ काटो। किसी ने अगर आपकी राइट आइज़ डैमेज किया तो आप भी उसकी राइट आइज़ डैमेज कर दो। यानी कि किसास कहता है कि जिस बंदे ने आपको जो तकलीफ़ दी है आप वही तकलीफ़ उसको जाके दो, ठीक है। और किसास में ये कॉन्सेप्ट भी है कि अगर अगला बंदा जिसने मतलब कत्ल किया है किसी की फैमिली को, तो वो दियत दे दे उसकी फैमिली को। दियत कहते हैं पैसे दे दे। अगर वो फैमिली पैसे लेके माफ़ करने के लिए तैयार है तो वो फैमिली ही सिर्फ माफ़ कर सकती है, वहाँ पे प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर माफ़ नहीं कर सकते। यानी कि ऐसे तमाम केसेस जिसमें इस्लामिक लॉ आ जाए, जिसमें कत्ल के मामलात आ जाएं, उन तमाम चीज़ों पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास कोई पावर्स नहीं होती परडॉन करने की, किसी को माफ़ करने की। माफ़ सिर्फ उस बंदे के ख़ानदान कर सकता है, उसके वालिदैन कर सकते हैं। अगर उसके वालिदैन माफ़ नहीं करें वहाँ पे प्रेसिडेंट का कोई रोल अदा नहीं होता। ये चीज़ हमने याद रखनी है क्योंकि एज अ लॉयर आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस की। जो सिविल सर्वेंट है में एक्सरसाइज क्वाजी जुडिशल प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे जजेस होते हैं नॉर्मल कोर्ट्स में, ठीक है, वैसे ही सिविल सर्वेंट भी जजेस का रोल अदा करेंगे उन कोर्ट्स में
जो सिर्फ़ और सिर्फ सिविल केसेस को डील करने के लिए बनाए जाते हैं। ये बात जस्ट यहाँ पे बोली गई, क्योंकि अभी ज़रा आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं पढ़ाया गया। जब आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ेंगे किसी न किसी साल में, तो उसमें बाकायदा आपको डिफरेंट कोर्ट्स सिखाई जाएंगी। तो उन कोर्ट्स में इस तरह के ऑफिसर्स बैठे होते हैं जो जज का रोल भी अदा करते हैं केसेस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आएंगी। तो अभी तो आप लोग बिल्कुल बेसिक लॉ ही पढ़े हैं। अब कंक्लूजन आ जाता, जो भी ऊपर पढ़ा था वो आप शॉर्ट करके बता दें। इतना ही था इस वीडियो में।